आज से 15 साल पहले 25 जून 2009 को दोपहर 12 बजे की बात थी जब माइकल जैक्सन को उसके पर्सनल डॉक्टर ने कुछ नशीली दवाइयाँ दी और उन दवाइयों की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब डॉक्टर का कहना है कि उसने यह नशीली दवाइयाँ नींद न आने की बीमारी की वजह से माइकल जैक्सन के मांगने पर ही उसको दी थी। लेकिन माइकल के फैंस और उसके परिवार वाले आज भी यही मानते हैं कि माइकल जैक्सन की हत्या की गई थी। If you believe my show, I want to say, I've never seen nothing like this in my life. देखो, हुआ कुछ ये था कि अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 24 जून 2009 को माइकल एक कंसर्ट की रिहर्सल कर रहा था। इस बात पर ध्यान देना कि यह माइकल की जिंदगी का आखिरी कंसर्ट होने वाला था। इस कंसर्ट का नाम था दिस इज इट और यह जुलाई में लंदन के द O2 मरीना में होने वाला था। ये कंसर्ट माइकल के लिए इसलिए खास था क्योंकि पिछले कई सालों से माइकल जैक्सन ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी क्योंकि उसके ऊपर बच्चों का शोषण का आरोप लगा हुआ था। म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद इस पहले और आखिरी कंसर्ट के लिए माइकल जैक्सन इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि उसके बच्चे उसको पहली बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखने वाले थे। एक बार इस घटना से जुड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर भी नजर मार दो। अमेरिका में लॉस एंजलिस में यहाँ ये माइकल जैक्सन का घर है। 100 नॉर्थ कैरलवुड ड्राइव। अब यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है द स्टेपल्स सेंटर, जहाँ माइकल रिहर्सल के लिए अभी भी मौजूद है। माइकल जैक्सन के इस रेंटेड घर और इस रिहर्सल लोकेशन के बीच के डिस्टेंस को करीबन 24 मिनट में कवर किया जा सकता था। अब बात 24 जून 2009 के रात के 12 बजे की है। माइकल अपनी रिहर्सल से फ्री होकर अपने घर 100 नॉर्थ कैरलवुड ड्राइव के लिए निकल जाता है। रात के लगभग 12:30 बजे माइकल अपने घर पहुंच जाता है। माइकल जैक्सन घर आते ही सीधा किचन में जाकर डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अब यहाँ से जो लेडी आपको दिखाई दे रही है यह है काई चेज, जो कि माइकल जैक्सन की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ है। इनफैक्ट उसी ने माइकल के लिए आज का यह डिनर तैयार किया है। फाइनली खाना खाने के बाद माइकल अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाकर माइकल सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल को इंसोम्निया यानी नींद न आने की प्रॉब्लम थी, इसलिए ही वो सो नहीं पा रहा था। इसी बीच माइकल के पर्सनल फिजिशियन कोनराड मरी की इसी घर में एंट्री होती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि इस कोनराड मरी को दिस इज इट कंसर्ट के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने खास माइकल जैक्सन के लिए ही हायर किया था। क्योंकि माइकल को इंसोम्निया था तो उसे बिना दवाई की नींद नहीं आती थी। माइकल जैक्सन को हर रात एक दवाई लेकर सोने की आदत थी, इसलिए उसने अपने स्वीट में अपने बेडरूम के बगल में ही एक मेडिकेशन रूम बनवा रखा था। हर रात की तरह आज भी यानी 24 जून की रात को भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अपने उस मेडिकेशन रूम में जाता है। अभी करीबन रात के 1 बज रहे हैं और कोनराड मरी मेडिकल रूम में ही नींद आने की दवाई देने की प्रिपरेशन कर रहा है। जितनी देर कोनराड मरी माइकल की दवाई का प्रिपरेशन कर रहा है उतने देर में आप ये समझो कि कोनराड माइकल को प्रोपोफोल नाम की एक एनेस्थेटिक दिया करता था और इसी दवा को देने के लिए कोनराड हर रात माइकल जैक्सन के घर आता था। खैर रात को 1:30 बजे हर रात की तरह ही माइकल के डॉक्टर कोनराड ने माइकल को पहली बार डायजेलम, लोराजेपम और मिडाजोलम नाम की एनेस्थेटिक दी, लेकिन शॉकिंगली कोई भी दवा असर ही नहीं कर रही थी क्योंकि माइकल जैक्सन को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर कोनराड ने माइकल को बहुत सारे इंजेक्शन लगाए, लेकिन उनसे भी कोई असर नहीं हो रहा था। ये नींद और दवा देने का तमाशा 8 से 10 घंटे तक चलता रहा और फिर लास्ट में वो हुआ जिस चीज का डर था। माइकल अब कोनराड से मिल्क मांगता है। यहाँ मिल्क उसी प्रोपोफोल को कहा जा रहा है जिसकी अभी हमने बात की थी। यह एक तरह का एनेस्थेटिक है जिसे डॉक्टर सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। पहले तो कोनराड माइकल को यह दवा देने से मना कर दिया, लेकिन सुबह तकरीबन 10:40 पर माइकल जैक्सन की जिद की वजह से कोनराड उसे 25 mg प्रोपोफोल लाइडोकेन के साथ डाइल्यूट करके दे देता है। फाइनली माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। माइकल जैक्सन को सोता हुआ देखकर कोनराड बाथरूम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कोनराड देखता है कि माइकल की पल्स भी वीक थी और वह सांस नहीं ले रहा था, लेकिन माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी। ये सब देखकर कोनराड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने जो लेटा हुआ इंसान कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था बल्कि माइकल जैक्सन था। माइकल को बचाने के लिए कोनराड ने हर मुमकिन कोशिश कर दी और कोशिश भी की तो क्या, बेवकूफ़ों वाली। इस कोनराड ने माइकल को बचाने के लिए टोटल 10 मिनट तक CPR दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर कोनराड माइकल को CPR ना देता तो शायद माइकल उस दिन बच जाता। खैर उसके बाद कोनराड को लगा कि शायद प्रोपोफोल का डोज ज़्यादा हो गई है, इसलिए प्रोपोफोल के असर को कम करने के लिए उसने फ्लूमाजेनिल नाम की एक और दवाई माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर दी।
ये दवाई ओवरडोज को कम करने के लिए ही दी जाती है। लेकिन अभी भी माइकल तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। जब कुछ भी काम नहीं आया तो कोनराड ने हेल्प के लिए आवाज़ लगाई, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इस समय तक कोनराड बहुत घबरा चुका था। घबराहट में वो तकरीबन दोपहर 12 बजे चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर आता है और काई से कहता है कि गेट हेल्प, गेट सिक्योरिटी, गेट प्रिंस। इतना कहकर वो वापस माइकल के कमरे में चला जाता है। डरी हुई काई सबको छोड़कर माइकल के बड़े बेटे प्रिंस को लेकर आती है। प्रिंस का उम्र इस समय 12 साल थी, जो यहाँ डेन में अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। काई का कोई आइडिया नहीं था एग्जैक्टली उसे करना क्या था। वो बस प्रिंस को लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ कोनराड माइकल के कमरे में जाकर तकरीबन 12:15 पर माइकल अमीर को कॉल करता है। ये माइकल अमीर माइकल जैक्सन का पर्सनल असिस्टेंट था। कोनराड माइकल अमीर को हेल्प और सिक्योरिटी लाने को कहता है, लेकिन माइकल अमीर तो उस समय घर था ही नहीं। अब चूंकि वो उस समय घर पर मौजूद ही नहीं था, इसलिए माइकल अमीर ने फर्दर अल्बर्टो अल्वारेज को कॉल करता है, जो कि माइकल जैक्सन का पर्सनल सिक्योरिटी था। कॉल मिलते ही अल्बर्टो माइकल जैक्सन के रूम की तरफ भागता है और वहां माइकल जैक्सन को देखता है। वो देखता है कि माइकल का मुंह और आंखें दोनों खुली हुई है और वह अनरिस्पॉन्सिव मैनर में बेड पर पड़ा हुआ है। यह सब कुछ देखकर तुरंत अल्बर्टो ने 911 को कॉल किया। No, he's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. इस क्लिप में अभी जो आवाज़ आपने सुनी वो अल्बर्टो की ही आवाज़ थी। जैसे ही 911 को कॉल किया, उन्होंने माइकल जैक्सन की बॉडी को बेड से उतारकर जमीन पर लेटाने को कहा और उसे CPR देने को कहा। Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. We need him. We need a. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much I can to help you over the phone. We're already on our way. हालांकि CPR कोनराड तो पहले से ही देता आ रहा था, लेकिन माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी। इतने में ही तकरीबन 12:30 पर पैरामेडिक्स यानी कि इमरजेंसी डॉक्टर की एक टीम माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़ती है। इस टीम में से इसने यानी रिचर्ड सनॉफ ने यह सीन बाद में कोर्ट में भी बताया था। Now describe Dr. Murray's demeanor, please. Frantic. उसने बताया कि जब वह पहुंचा तो कोनराड अपने सेंसेस में ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे पैरामेडिक्स की टीम भी माइकल को CPR देते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। ये टीम माइकल को अस्पताल लेकर जाने लगती है। अब नीचे मौजूद सभी घर वाले, काई, माइकल का बाकी का स्टाफ, तीनों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 1:15 बजे पैरामेडिक्स माइकल जैक्सन को लेकर नीचे उतरते हैं। सभी घर वाले पैरामेडिक्स से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। माइकल जैक्सन को रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर में लेकर जाया जाता है। वहां से उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी। दोपहर 2:30 बजे माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पर्सनल डॉक्टर कोनराड की एक गलती की वजह से किंग ऑफ पॉप, दुनिया का जाना माना सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन दुनिया छोड़कर चला जाता है।